आग जल रही थी, विद्रोह फैल रहा था, सिपाही बगावत कर चुके थे। साल था 1857। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज कांप रहा था। लंदन में बैठी संसद हिल गई। उन्हें लगा भारत हाथ से निकल जाएगा। तब उन्होंने एक फैसला लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म किया गया और भारत अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। भारत की सारी ताकत, सारी जमीन, सारा राजस्व सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। भारत अब आधिकारिक तौर पर एक कॉलोनी था। भारत का असली मालिक बना लंदन में बैठा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और भारत में उसका प्रतिनिधि विसरॉय। लॉर्ड कैनिंग बना पहला वायसराय। कंपनी गायब और शुरू हुआ ब्रिटिश राज। अब भारत सिर्फ लूटा नहीं जाएगा, कंट्रोल भी किया जाएगा और अब हर आंदोलन को डर और डिवाइड से कुचला जाएगा। राजाओं को शांत करने के लिए हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म कर दी गई, लेकिन डिवाइड एंड रूल की नीति अब और मजबूत हो गई। अब सोचो, अगर 1858 का ये बदलाव ना आता तो क्या आजादी की लड़ाई इतनी लंबी चलती। भारत ने अपनी आजादी खो दी थी। इससे पहले तक अंग्रेज सिर्फ लूट रहे थे, पर अब उन्होंने भारत पर कब्जा करना शुरू किया। साल था 1784। भारत अब सिर्फ कंपनी के हाथों में नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार भी अब सीधा दखल देने लगी थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 फेल हो गया था। गवर्नर जनरल वॉरेन हस्टिंग्स खुद अपनी काउंसिल में फंसा था। कोई वीटो नहीं, कोई स्पष्टता नहीं। सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल रोज भिड़ते थे। और तब आया ब्रिटेन का सबसे युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट। उसने पास कराया पिट्स इंडिया एक्ट। अब लंदन में बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो भारत के हर बड़े फैसले का असली मालिक बन गया। कंपनी को सिर्फ व्यापार देखने की इजाजत मिली। शासन अब ब्रिटेन के हाथ में था। बंगाल बना सुप्रीम, बॉम्बे और मद्रास उसके अधीन। और पहली बार भारत को कहा गया ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया, एक व्यापार के लिए और एक हुकूमत के लिए। अब सोचो, क्या यही था भारत के गुलाम बनने का असली पल। बंगाल में मौतें हो रही थीं और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ही मालिकों को लूट रही थी। कंपनी कंगाल हो चुकी थी, पर अफसरों की जेबें भर रही थी। 1770 का भयानक अकाल और डुअल सिस्टम ने हालात और बिगाड़ दिए। और तब पहली बार लंदन में ब्रिटिश संसद जागी। साल था 1773 और पेश हुआ रेगुलेटिंग एक्ट। ये वो पल था जब भारत की किस्मत ब्रिटिश संसद के हाथों चली गई। अब कंपनी के राज पर संसद का सीधा कंट्रोल था। बंगाल का गवर्नर बना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और पहला गवर्नर जनरल बना वॉरेन हस्टिंग्स। उसके साथ बनी एक 4 मेंबर्स काउंसिल। बॉम्बे और मद्रास अब बंगाल के अधीन हो गए। यहीं से शुरू हुआ भारत में सेंट्रलाइजेशन का दौर। और अगले साल 1774 में कलकत्ता में बना भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस एक्ट में कई खामियां भी थी। गवर्नर जनरल और कोर्ट के अधिकार टकराते रहे। काउंसिल अक्सर हेस्टिंग्स के खिलाफ जाती। फिर भी यही था वो पहला पत्थर जिस पर अंग्रेजों ने भारत में हुकूमत की इमारत खड़ी की। रेलगाड़ियां लाशों से भरी हुई थीं। शहर राख बन चुके थे। एक फैसले की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बिखर गई। साल था 1947। ब्रिटिश सरकार ने पास किया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसने भारत को आजादी दी। लेकिन उसी पल भारत 2 टुकड़ों में टूट गया, इंडिया और पाकिस्तान। लोग पूछ रहे थे, क्या ये थी आजादी या कोई और सजा। 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन का ऐलान कर दिया। अब सिर्फ कुछ हफ्तों में एक पूरा देश बांटना था। लोगों को अपने घर, जमीन
पहचान सब पीछे छोड़ना पड़ा। सिरिल रैडक्लिफ, जिसने भारत कभी देखा तक नहीं, उसी ने खींच दी वो लकीर जिसने लाखों जिंदगियां बांट दी। सोचिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता था इस देश की। ये देश जल रहा था, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, हर तरफ चीखें थी, हर तरफ सन्नाटा। इस एक ने लाखों घर उजाड़ दिए, करोड़ों दिल जला दिए। अब सवाल तुमसे है, क्या इतनी कीमत देकर मिली आजादी सच में आजादी थी? अगर तुम जानना चाहते हो कैसे खींची गई वो लकीर जिसने एक देश को दो टुकड़ों में बांट दिया। दोस्तों, देश भर में हलचल मची है। एक नेता और मीडिया ने सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। तो सच बोलने वालों की जुबान बंद कर दी गई है और विरोध करने वालों को जेल में डाल दिया गया है। देश ने एक ऐसा दौर देखा जहां आजादी रुक गई थी और कानून के कुछ आर्टिकल्स सो गए थे। आर्टिकल 358 कहता है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के अधिकार अस्थायी रूप से निलंबित हो जाते हैं। इसका मतलब था उस वक्त कोई अपनी बात खुलकर नहीं कह सकता था, जैसे देश ने अपनी सांस रोक ली हो। इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 359 कहता है सरकार कुछ फंडामेंटल राइट्स को भी रोक सकती है। कोर्ट में न्याय मांगना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आज हम आर्टिकल 32 के बारे में जानेंगे, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था आर्टिकल 32 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिल, क्योंकि यही देता है हर नागरिक को न्याय तक पहुंचने की ताकत। ये आर्टिकल हर नागरिक को ताकत देता है सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जाने की, बिल्कुल जैसे छात्रों ने 2005 में अपना न्याय जीता था। गंगा पोल्यूशन केस याद है, जब लोगों ने आर्टिकल 32 से प्रकृति को भी अपना अधिकार दिलाया था। चाहे विमेन सेफ्टी हो या इक्वालिटी, आर्टिकल 32 ने सबको आवाज दी है और न्याय तक पहुंचाया। हमारी बोली, हमारी पहचान कोई हमसे छीन नहीं सकता, ये हमारा हक है। सर, आप लोग ये विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या मांग है आपकी? मांग सीधी है, हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए खड़े हैं। आर्टिकल 29 देता है हर सिटीजन को राइट है अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने का, और कोई पावर हमारी आइडेंटिटी मिटा नहीं सकती, क्योंकि ये राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद दिया है। आर्टिकल 30 देता है माइनॉरिटीज को राइट अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने और मैनेज करने का, ताकि उनकी आइडेंटिटी और कल्चर हमारे देश में हमेशा जिंदा रहे। हमारी लैंग्वेजेस, हमारा कल्चर और हमारी एजुकेशन, यही है हमारे इंडिया की रियल पहचान, और हमें चाहिए न्याय। आजादी से पहले ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल से इंडियंस के बीच रिलीजन के नाम पर वॉल्स खड़ी कर दी थी। वो भूल जिसने हमें सालों तक बांट कर रखा। इसलिए बना आर्टिकल 25, जो हर सिटीजन को देता है राइट अपने रिलीजन को मानने और प्रैक्टिस करने का। बस ये राइट पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के अंदर ही वैलिड है। आर्टिकल 26 देता है राइट अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का, अपनी प्रॉपर्टी रखने का। बस सब कुछ पब्लिक ऑर्डर के अंदर होना चाहिए। और आर्टिकल 27 कहता है कोई सिटीजन टैक्स देने को मजबूर नहीं किया जा सकता किसी रिलीजियस पर्पस के लिए। स्टेट किसी धर्म को फंड नहीं कर सकती। और इसी के साथ आर्टिकल 28 कहता है गवर्नमेंट स्कूल्स में रिलीजियस टीचिंग नहीं दी जा सकती, लेकिन प्राइवेट या ट्रस्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस में अगर वो चाहें तो दे सकते हैं। ये आर्टिकल्स 25 से 28 हमें सिखाते हैं धर्म की आजादी है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। ये राइट्स हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी की पहचान है। दोस्तों, हम आ गए हैं आजादी से पहले के वक्त में, जहां अंग्रेज जबरदस्ती भारतीयों से काम करवाते थे। नमस्ते दोस्तों, आज हम मिले हैं अपने इंडियन वर्कर्स से। देखिए, ये लोग बिना कोई पैसा लिए इतना सारा काम करते हैं। यही तो असली मेहनत है। हमारे ब्रिटिश एम्पायर को ऐसे ही तो महान बनाते हैं ये लोग। आज वही जमीन है जहां कभी जबरदस्ती को मेहनत कहा जाता था, पर अब कोई किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवाता। ये सब मुमकिन हुआ आर्टिकल 23 के कारण। इसी ने कहा अब कोई किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवाएगा, इंसान बिकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। आर्टिकल 23 कहता है किसी को स्लेव बनाना या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब अवैध और गुनाह है। अगर कोई ऐसा करता है, गवर्नमेंट उसे सजा देगी बिना किसी फियर के। यही है आर्टिकल 23, जो हर इंसान को देता है रिस्पेक्ट से जीने का हक और आजादी। दोस्तों, देश भर में हलचल मची है। एक नेता और मीडिया ने सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। इसी के कारण देश में इमरजेंसी लागू हो गई है। दोस्तों, आपातकाल के दौरान लोगों के कुछ अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। इसे मौलिक अधिकारों का निलंबन कहा जाता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 358 में किया गया है। अनुच्छेद 19 हमें बोलने, घूमने, काम करने और संगठन बनाने की 6 स्वतंत्रताएं देता है, लेकिन आपातकाल के दौरान यही स्वतंत्रताएं सबसे पहले निलंबित कर दी जाती हैं। 25 जून 1975 को जब देश में इमरजेंसी लगी तो लोगों की आवाज दब गई, प्रेस पर सेंसर लगा और आर्टिकल 19 पूरी तरह से सस्पेंड हो गया। इससे सरकार को इतनी ताकत मिल गई कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी और कोई कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकता था।
1978 में 44वें अमेंडमेंट ने नियम बदला। अब आर्टिकल 358 सिर्फ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन वाली इमरजेंसी में ही लागू होगा। जरा सा प्रसाद मिल जाता क्या? 2 दिन से कुछ खाया नहीं। दूर हटो, तुम्हारे कारण मंदिर अपवित्र हो जाएगा। बाहर निकलो। हे भगवान, तूने मुझे इस नीची जात में जन्म ही क्यों दिया? इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए बना आर्टिकल 14 to 18, जो हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। लेकिन आज भी समाज में कुछ लोग इसे भूल जाते हैं। आर्टिकल 14 कहता है सभी व्यक्ति कानून के आगे समान हैं। मतलब किसी के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 15 सरकार को मना करता है कि वो धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करे। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। आर्टिकल 16 सुनिश्चित करता है कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिले। नो डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 हमारे संविधान का वो प्रावधान है जिसने अनटचेबिलिटी को पूरी तरह खत्म कर दिया। आर्टिकल 18 कहता है अब किसी को राजा, सर या किसी भी टाइटल से नहीं पुकारा जाएगा। आर्टिकल 12 बताता है जो स्टेट मतलब सिर्फ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं, बल्कि पार्लियामेंट, नगर पालिका, पंचायत में और यहाँ तक कि सरकारी यूनिवर्सिटीज या LIC भी स्टेट हैं। और आर्टिकल 13 कहता है अगर कोई भी कानून हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वो कानून रद्द माना जाएगा। कोर्ट्स जैसे सुप्रीम कोर्ट इसी पावर से हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। मान लो पुलिस एक नियम निकालती है कि शहर में कोई भी शांति से विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता, लेकिन आर्टिकल 19 के हिसाब से ये आपका अधिकार है, इसलिए ऐसे नियम को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर का इस्तेमाल करके पुलिस के उस नियम को रिजेक्ट कर सकती है।